आप देख रहे हैं सलाम दक्कन, मैं हूं इमरान खान। अयोध्या तनाजे से जुड़े एक अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया। 3 जजों की बेंच में से 2 जजों ने अपने फैसले में कहा कि 1994 के फैसले पर दोबारा गौर करने की जरूरत नहीं है। दरअसल मुस्लिम फरीक की जानिब से दलील दी गई थी कि 1994 में इस्माइल फारूकी ने केस के जजमेंट में कहा था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अटूट हिस्सा नहीं है। इस मामले में इस्माइल फारूकी केस के जजमेंट में कहा गया था और ऐसे में इस फैसले पर दोबारा गौर करने की जरूरत है और मामले को आईनी बेंच को भेजा जाना चाहिए। इस मामले पर आज जस्टिस भूषण और सीजेआई दीपक मिश्रा की तरफ से दिए फैसले में कहा गया है कि उन्हें वो हवाला देखना होगा जिसमें 5 रुकनी बेंच ने इस्माइल फारूकी मामले में 1994 में फैसला सुनाया था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अटूट हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि वो फैसला लैंड एक्विजिशन के हवाले से था। वहीं बेंच के तीसरे जज जस्टिस नजीर इस मामले में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस भूषण से मुत्तफिक नहीं थे। 3 जजों में शामिल जस्टिस नजीर ने कहा कि मैं अपने भाई जजों की राय से मुत्तफिक नहीं हूं। जस्टिस नजीर ने कहा कि मस्जिद इस्लाम का अटूट हिस्सा है। इस मामले पर फैसला मजहबी जज्बात को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, उस पर गौर और खोज की जरूरत है। आपको बता दें कि अब जमीन तनाजे पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में अब मई में खास तौर से जो नई बेंच आएगी 29 अक्टूबर 2018 से अयोध्या मामले की सुनवाई करेगी। इस पूरे मामले पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील मोहम्मद शकील से बात की हमारे नुमाइंदे शुएब रजा ने। मुस्लिम पक्ष के वकील शकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शकील साहब, जो आज आया है फैसला सुप्रीम कोर्ट का, क्या जो टाइटल डिस्ट्रीब्यूट केस है उस पर क्या फ़र्क इससे पड़ेगा? हम लोगों का कहना था, हम सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील हैं, हम लोगों का ये कहना था कि जो इस्माइल फारूकी के जजमेंट में 1994 का जजमेंट है उसमें एक पैराग्राफ में ऑब्जर्वेशन है पैरा 82 में कि मस्जिद इस्लाम में ज़रूरी नहीं है और नमाज कहीं भी ओपन में पढ़ सकते हैं। उससे हमारा ये कहना था कि जो जजमेंट आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का उससे भी इन्फ्लुएंस फ़र्क पड़ा है और इसमें भी फ़र्क पड़ेगा अपील में। इसलिए पहले इस जजमेंट को आप 5 जजों को भेजिए दोबारा से लार्जर बेंच को, देखें, उसको ख़त्म करें, फिर ये केस की सुनवाई हो। हमारे इस कहने को एक जज ने माना है सही, 2 जजों ने नहीं माना है, क्योंकि एक मेजॉरिटी जजमेंट है कि ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग अपना यही आर्गूमेंट उसमें भी रखेंगे। किस तरह से रखेंगे हमारी स्ट्रेटजी बनेगी। बिल्कुल, हाई कोर्ट का जो फैसला आया था यानी कि उसमें भी इसका फ़र्क पड़ा था। हमारा कहना था कि पड़ा था और वो एक जज ने माना है कि पड़ा है। अभी फिर कैसे जो मुकदमा है अयोध्या का मामले का जो है जी, तो वो कंटिन्यूटी डे बाय डे अब चलेगा? तो जल्दी तो नए चीफ जस्टिस साहब तय करेंगे। उनका है, उनके ज्यूरिसडिक्शन में है, उनका प्रेरोगेटिव है कि कौन सी बेंच बनेगी, कैसे हियरिंग होगा। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कमेंट भी नहीं कर सकते। मुकदमा अब चलेगा। हाँ, और जल्दी भी शायद फैसला चलना भी चाहिए। पूरा देश इंतजार कर रहा है, चलना चाहिए। तो बिल्कुल शकील साहब का ये कहना है कि उनका जो पक्ष था उन्होंने रखा, लेकिन कोर्ट का फैसला आया है तो जो भी है उन्हें मंजूर है। जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुएब। और ट्रिपल तलाक को लेकर के मरकजी हुकूमत के ऑर्डिनेंस को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना मौक़िफ़ सुनाया है। मरकजी कैबिनेट की जानिब से भेजे गए ऑर्डिनेंस को तंजीम ने सियासी फ्रॉड बताते हुए नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश करार दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन और अरकान पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हुकूमत की बदउनवानियों से अवाम का ध्यान हटाने के लिए रिलीजन इशू उठाए जा रहे हैं। ओवैसी ने ऑर्डिनेंस की खामियां बताते हुए कहा कि अगर बोर्ड इसके खिलाफ अदालत का भी रुख करने पर गौर करता है तो हम इस तरफ पेशरफ्त करेंगे। इंडिविजुअल मेरा मानना यह है कि इसको चैलेंज करने की ज़रूरत है कोर्ट में। ये गलत ऑर्डिनेंस है और ये एक फ्रॉड है। आप देखिए कि ऑर्डिनेंस में फर्स्ट पेज के ऊपर गवर्नमेंट ये बोलती कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि जजमेंट में कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक हैज़ बीन सेट असाइड। अब ये हाल हमारे लॉ मिनिस्टर का है बेचारों का कि जजमेंट को भी पढ़ के ऑर्डिनेंस में गलत लिखते हैं उसको। ये ध्यान बटाओ टेक्निक है बीजेपी की, क्योंकि रफाल से लोगों की नजरें हटाने के लिए ट्रिपल तलाक, नीरव मोदी से नजर हटाने के लिए ट्रिपल तलाक, मेहुल चोकसी के से नजर हटाने के लिए ट्रिपल तलाक,
पेट्रोल 90 रुपये हो गया, ट्रिपल तलाक। करप्शन का स्कैंडल चिपक गया, ट्रिपल तलाक। राजस्थान में नैया डूब गई, ट्रिपल तलाक। मध्य प्रदेश में पांव लड़क रहे हैं, ट्रिपल तलाक। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी ने मौजूदा ऑर्डिनेंस से मुस्लिम खवातीन पर पड़ने वाले बुरे असरात की भी तफसील बताई। शादी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, आप कंडीशन लगाइए, आप इसको क्रिमिनल पीनल प्रोविजन लगा दिए और इससे नुकसान खवातीन को होगा, लेडीज को होगा। क्यों होगा कि 50,000 करोड़ का सीबीआई मानती है स्कैम हुआ 2G में। पूरी सीबीआई की मिशनरी लग गई, प्रूफ नहीं कर पाई। और ये लोग कह रहे हैं कि अब इस क्रिमिनल केस में बर्डन ऑफ प्रूफ एक मुस्लिम औरत पर होगा। हमारा समाज जो है अनफॉर्चुनेटली पेट्रियार्की पर है। कौन सी औरत की ताईद में कौन सा घर आकर बोलेगा कि हां इसने कहा? तो बर्डन ऑफ प्रूफ औरत पे डाल दिया आप, कहां से होगा इंसाफ? और फिर ये कौन सा इंसाफ है कि अगर कोई जेल में चला गया या कोर्ट ने सजा दे दी उसको, तो अगर फर्ज करिए 2 साल 3 साल की सजा हो गई, तो 3 साल की सजा तक वो औरत इस पागल के साथ लगे रहे। और जब ये महाशय जेल से निकल के आएंगे तो वो औरत वहां खड़े होगी और ये जेल से निकलकर बोलेगा कि बहाओ फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया। तेल की कीमतों में लगातार हो रहा इजाफा अपोजिशन के लिए एक बड़ा मुद्दा साबित हो रहा है। कीमतों में इजाफे के बीच 2 दिन के ठहराव पर भी कांग्रेस तंजिया मुजाहरा करती नजर आई। ये रिपोर्ट देखिए। मोदी तेरा खेत, दारू महंगा तेल, मोदी तेरा खेत, दारू महंगा तेल, मोदी तेरा खेत, दारू महंगा तेल। आज का दिन अच्छा दिन है कि आज ही पेट्रोल और डीजल के भाव नहीं बढ़े। पेट्रोल पंप पर नारेबाजी करते और खुशी का तंजिया इजहार करते हुए ये नजारा है महाराष्ट्र के औरंगाबाद का, जहां डीजल और पेट्रोल की लगातार बढ़ रही कीमतों के बीच 2 दिन के ठहराव ने भी इन्हें मुद्दा दे दिया। अच्छे दिन पर तंज करते हुए ये कारकुन खुशी में मिठाइयां भी तकसीम करते नजर आए। मोदी सरकार का अभिनंदन करते हैं कि आज कंटिन्यू महीना भर से 15 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, रुपया टोटल 51 रुपए तक पैसों का डीजल के भाव चले गए। आज पेट्रोल का भाव 51 रुपए 35 पैसे है, डीजल का भाव 79 रुपए 83 पैसे 25 को भी था, 26 तारीख को भी यही था। कंटिन्यू 77 पैसों का भाव इस पूरे दुनिया में बढ़ रहा है यहाँ पे हिंदुस्तान में। मैं ऐसी मोदी सरकार का निषेध व्यक्त करता और अभिनंदन भी इसलिए करता हूँ कि आज पेट्रोल और डीजल के भाव नहीं बढ़े। अच्छे दिन आज के वास्ते 26 तारीख के लिए अच्छे दिन मोदी सरकार ने बनाई और पेट्रोल और डीजल के भाव नहीं बढ़ाए। मौका मिलते ही हुकूमत पर हमलावर होना अपोजिशन की खास पहचान होती है, लेकिन 4 साल तक सो रही कांग्रेस को राफेल और तेल की कीमतों ने नींद से जगाने का काम किया है, जबकि मोदी हुकूमत इसे अपोजिशन का शिगुफा बता रही है। रोजमर्रा के कामों में मसरूफ अवाम इसे आम बात से ज्यादा कुछ मानने को तैयार नहीं है, जबकि नई हुकूमत के कयाम का फैसला इन्हीं को करना है। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। कर्नाटक हुकूमत को लेकर जारी कयास आराइयों से सीएम कुमारस्वामी ने इनकार भी किया है। तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे कुमारस्वामी ने इसे बीजेपी का शिगुफा बताते हुए कहा कि हुकूमत अपने 5 साल की मुद्दत को पूरा करेगी और वाज़ेह की ज़राए का हवाला देते हुए लगातार साथी एमएलए की नाराजगी की खबरें आ रही हैं। हालांकि कांग्रेस और जेडीएस दोनों इसे बेबुनियाद बता रहे हैं और उनका इल्जाम है कि बीजेपी लीडर बीएस येदियुरप्पा लगातार उनके अरकान पर डोरे डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। No problem. Political situation in Karnataka smooth, clear, and nothing is going to happen. In Karnataka, our government is stable, very stable. It will run for 5 years. Sir, 18 MLAs. That is all rumors. BJP are trying to
destabilize the government, but they are going to fail it. Sir, before some days you had been told Nothing will about... happen. Nothing will Excuse happen. me, sir. Before some days you had been told about the Operation Kamala like that. That will not carry forward. और इस वक्त हमारे बेंगलुरु रिपोर्टर शाहिद काजी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। शाहिद, ऐसी क्या बात है कि सीएम को बार बार सफाई देनी पड़ रही है? अगर सब कुछ ठीक है तो फिर इतनी सफाई क्यों? इसका मतलब अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है और वो खुद कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी उनके एमएलएस पर, उनके लोगों पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है। जी इमरान, देखिए जब से हुकूमत बनी है और इस तरह के खबरों का जो है बाजार वो गर्म रहा है और हुकूमत को गिराने के लिए हमेशा से बीजेपी कोशिश करती रही है, लेकिन हमेशा से उन्हें नाकामी का साबित मुंह देखना पड़ा है। लेकिन कुमारस्वामी का ये बयान कहीं ना कहीं अवाम को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग इस वक्त जो है मजबूत हैं और पूरे 5 साल तक हम हुकूमत चला रहे हैं और हमारी हुकूमत जो है बहुत ही अच्छे अंदाज से चल रही है। खास करके किसानों के लिए जो 45,000 करोड़ का जो कर्जा माफी हुई है उससे अवाम खुश हैं। वो बताना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो है कोई इख्तलाफ नहीं। लेकिन हाल ही में जो है लगातार ये खबरें आ रही थी कि 15 एमएलए या 16 एमएलए जो हैं रियासत के बाहर चले गए हैं, नाराज हैं। लेकिन नाराजगी यकीनन जो है नाराजगी का दौर चल रहा है। लेकिन दूसरी जगह ये भी सोचने वाली बात है कि येदियुरप्पा की जो कोशिशें हैं उसमें खुद बीजेपी साथ नहीं दे रही है। बीजेपी के दूसरे अरकान जो है वो नहीं चाहते कि येदियुरप्पा जो है सीएम बने। इस वजह से भी जो है बीजेपी के जो दूसरे बड़े लीडरान हैं कर्नाटक के, वो भी पूरी तरह से उनका ताउन नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से भी हुकूमत को गिराने में येदियुरप्पा नाकाम साबित हो रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में, खास करके जब कुमारस्वामी ने आज ये ऐलान कर दिया है कि 10 अक्टूबर को जो है काबीना की तोसी होगी, काबीना की तोसी के बाद जिस तरह से एक नाराजगी का दौर चलेगा उसके बाद क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी और यही सियासी काबिलियत भी उस वक्त दिखानी पड़ेगी कि कैसे रूठों को मनाया जाए, कैसे सबको मुतमईन किया जाए। एक बड़ा चैलेंज होगा सीएम कुमारस्वामी के लिए और इस पूरे इत्तेहाद के लिए। शुक्रिया आपका शाहिद काजी इस पूरी जानकारी के लिए बेंगलुरु से। मुल्कगीर पैमाने पर खवातीन के साथ हो रहे जुल्म और ज्यादतियों के खिलाफ धीरे धीरे आवाज उठने लगी है। बेंगलुरु में वुमेन इंडिया मूवमेंट की जानिब से खवातीन तहफ्फुज और इंसाफ के मुतालबे को लेकर एहतजाजी मुहिम का आगाज किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। विमेन इंडिया मूवमेंट मुल्की सतह पर खवातीन के तहफ्फुज की मुहिम चला रहा है, जिसका आगाज बेंगलुरु से किया गया। मुहिम का इख्तिताम 8 अक्टूबर को किया जाएगा। अलग तरह की इस मुहिम में मुल्क भर से बड़ी तादाद में खवातीन हिस्सा ले रही हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, न सिर्फ हमारे कम्युनिटी के खातून को बल्कि जो दलित ख़वातीन हैं उनकी तरफ भी बहुत ज़्यादा जुल्म और परेशानियों का सबब बनी हुई हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए ये पर्टिकुलर किसी एक ख़ास मज़हब को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमारा ये तंजीम नहीं है। ये हिंदुस्तान की वो तमाम औरतों के लिए है जो मज़लूम है, परेशान हैं। उनमें दलित भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, दूसरे अलग अलग कास्ट के भी आते हैं। तो हम सभी के लिए हमारा ये तंजीम काम कर रहा है। ये 6 मंथ का प्रोग्राम है जो ऑल ओवर इंडिया चलेगा, जिसमें हम सेमिनार करेंगे, नुक्कड़ नाटक करेंगे और जितने भी आयोग हैं उनसे हम लोग मिलेंगे, जाके कलेक्टर्स से मिलेंगे। डोर टू डोर हम लोग है ना एक तरह से अलग जगाना जिसे कहते हैं वो करेंगे कि हिंदुस्तान में औरतों के साथ जो भी ज़्यादती हो रही है, रेप केसेस हैं या जो उनके कानूनी हुकूक हैं जो कि उन्हें पता ही नहीं है, कि जितने भी दावरी केसेस हैं या लिंग का परीक्षण है या जो बिल्कुल भी कानूनन अधिकार दिए गए हैं उन्हें, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको ये कहा गया है कि ये आपको हक़ है और उन लोगों को नहीं पता है, हम उन सब के बारे में उनकी को बताएंगे और उनको एक तरह से यूँ मान लीजिए कि नींद से जगाने का काम करें। हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं की सुरक्षा बहुत ख़तरा में है और महिलाओं को पॉलिटिकल अवेयरनेस की कमी है, सामाजिक जानकारी की कमी है। इसलिए महिलाओं के बीच में एक सामाजिक पॉलिटिकल अवेयरनेस देने के लिए ये काम कर रहा है, विमेन इंडिया मूवमेंट काम कर रहा है। विमेन इंडिया मूवमेंट को पूरी तरह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं की सुरक्षा अभी दुनिया में सबसे नीचे है। विमेन इंडिया मूवमेंट ने पूरे मुल्क में खवातीन में बेदारी पैदा करने और अपने हक के लिए लड़ने के लिए साथ जोड़ने की मुहिम चला रही है, जिससे इनका साथ SDPI समेत दीगर तंजीमें भी दे रही हैं। जी सलाम के लिए बेंगलुरु से शाहिद काजी की रिपोर्ट।
और कर्नाटक में मोबाइल ऐप के जरिए फसलों का सर्वे ऐप के जरिए शुरू किया गया है। ई गवर्नेंस के जरिए खरीफ, रबी और गर्मियों की फसल की जानकारी ली जाएगी। इसके लिए किसानों की फसल का डेटा बिल्कुल दुरुस्त और शफाफ होगा और हुकूमत को इससे फायदे और नुकसान के बारे में सही तफसील मिलती रहेगी। ये जरिए उस वक्त किसानों के लिए काफी मददगार साबित होगा जब कुदरती आफात की वजह से किसान की फसलों को नुकसान का हर्जाना लेना होगा। इस ऐप के जरिए बैंक किसान की फसल का डाटा हासिल कर सकेंगे और आसानी से किसानों को मोबाइल ऐप के जरिए लोन दे पाएंगे। वाज़ेह है कि इससे पहले भी इस किस्म के सर्वे किए जा चुके हैं, लेकिन हुकूमत की अनदेखी की वजह से कई बार किसानों को हर्जाना नहीं मिल पाया था। और मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह केरल के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने रियासती सीएम से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सैलाब के बाद के हालात की भी जानकारी ली। बीजेपी की जानिब से मुनक्किद रियासती काउंसिल के इजलास में शामिल होने पहुंचे राजनाथ सिंह ने सैलाब मुतासिरों के साथ खड़े रहने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर उन्होंने अपने नए रियासती सदर की जमकर तारीफ भी की। जब 2006 में मैं पहली बार बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट बना था, उस समय भी केरला का स्टेट प्रेसिडेंट यदि कोई था तो हमारे श्रीधरन पिल्लई जी ही स्टेट प्रेसिडेंट थे। और आज जब उनके नॉमिनेशन का अप्रूवल हो रहा है स्टेट काउंसिल के द्वारा, तो उस समय भी मैं सौभाग्य से यहां पर मौजूद हूं। इनके पहले यहां के स्टेट प्रेसिडेंट राजशेखरन जी थे और राजशेखरन जी यहां से चले गए, वह गवर्नर बन गए। और उनके पहले यहां पर मुरलीधरन जी थे, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। अब देखते हैं कि यहां पर श्रीधरन पिल्लई जी हैं। क्या होता है मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं केरला के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि संकट की घड़ी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी तरह से यहां की स्टेट गवर्नमेंट के साथ खड़ी है। और यह भी मैं कहना चाहूंगा, किसी भी नेचुरल कैलेमिटी से निपटने के लिए यदि किसी गवर्नमेंट के द्वारा कोशिश होती है, किसी इंसान के द्वारा कोशिश होती है, तो सदैव कम रहती है। फिर भी इस नेचुरल कैलेमिटी का जो संकट रहा है, इससे हम केरल को छुटकारा दिलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी मदद होगी वह मदद मुहैया कराने को तैयार है। इस मौके पर मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने हुकूमत की हुसूलियाबियां भी गिनवा दी। आजादी के इतने वर्ष गुजर जाने के बावजूद बहुत सारे हिंदुस्तान के ऐसे गांव जहां पर की बिजली नहीं पहुंची थी, मोर देन 18,500 गांव। 1-2 साल के अंदर ही हम लोगों ने सभी गांवों में बिजली पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। और हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है, गांव तक तो हमने बिजली पहुंचा दिया है। एक घर भी नहीं बचेगा हिंदुस्तान में कि मार्च 2019 आते आते घर घर में बिजली न पहुंच जाए, ऐसा एक भी घर नहीं बचेगा। फ्री ऑफ कास्ट 1350 प्रकार की डिजीजेज का मुफ्त इलाज करने का फैसला हमारी सरकार का है। बहनों भाइयों, उसमें हार्ट सर्जरी भी मुफ्त में हो सकती है, फ्री ऑफ कास्ट। नी ट्रांसप्लांट भी हो सकता है, कैंसर का भी इलाज हो सकता है। मुझे आश्चर्य होता है कि केरला गवर्नमेंट ने कैसे कह दिया कि हम आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं करेंगे। मुझे जब श्रीधरन पिल्लई बोल रहे थे तो मुझे आश्चर्य हुआ, क्या हो गया है यहां की सरकार को। आधी रात को बड़ी परेशानी के सबब अस्पताल पहुंचे डीएमके के सदर एमके स्टालिन के जान का ऑपरेशन कामयाब हो गया है। बुध की रात एमके स्टालिन की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। बताया जा रहा है कि मसरूफियत की वजह से स्टालिन चेकअप के लिए अस्पताल नहीं जा पा रहे थे। डीएमके के मुताबिक पार्टी सदर एमके स्टालिन को अचानक दिक्कत महसूस होने पर अपोलो अस्पताल ले जाया गया। वाज़ेह है कि डीएमके सुप्रीमो एम करुणानिधि के इंतकाल के बाद 28 अगस्त को स्टालिन को पार्टी का चीफ बनाया गया था। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु इस वक्त गंदे नालों से निकल रहे झाग से परेशान है। बरसात में तेजी से बढ़ रहे ऐसे गंदे और स्मेल दे रहे नालों की वजह से लोग काफी परेशान है और जिंदगी मुतासिर हो रही है लोगों का कहना है कि इस हालत से ये शहर
काफी दिनों से परेशान है, जिस पर काबू अभी तक नहीं पाया जा सका है। आम दिनों के मुकाबले बरसात में ये नज़ारे अक्सर देखने को मिलते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि इस हालत में गंदी हवाओं की वजह से रात में सोना मुश्किल हो रहा है। उनके मुताबिक बार बार शिकायत के बावजूद इंतजामिया इस परेशानी से निजात नहीं दिला पा रही, जिससे कि इस शहर में, खासतौर से इस खूबसूरत शहर में लोगों का रहना मुश्किल होता जा रहा है। तो देखा आपने, फैक्ट्रियों का केमिकल है, इसका झाग है जो कि बर्फ के जैसा दिखता है, सफेद, लेकिन बेहद खतरनाक हो रहा है। तो नाज़रीन, सलाम दक्कन में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है। आप रहिए जी सलाम के साथ।